ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। नया वित्त वर्ष हर साल की तरह कुछ नए बदलाव और जिम्मेदारियां लेकर आता है। 1 अप्रैल 2022 से भी कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो हमारी जेब से लेकर बचत और कमाई पर असर डालेंगे। इनमें से कई बदलाव ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं और उम्मीद है कि उनसे निपटने की तैयारियां आपने समय रहते कर ली होंगी। बहरहाल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, पीएफ और पेंशन तक के नियमों में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। साथ ही कई ऐसे बदलाव भी हैं जिनके मद्देनजर आप नए वित्त वर्ष में अपनी टैक्स और सेविंग्स प्लानिंग कर सकते हैं। आइए सरसरी नजर डालें इन बदलावों पर। इनकम टैक्स में होने वाले बदलाव। पहला, बजट और नए फाइनेंस बिल को अमली जामा पहनाते हुए नया वित्त वर्ष आपके लिए कई वित्तीय बोझ और सहूलियतें लेकर आ रहा है। चूंकि हर नौकरी पेशा और कारोबारी अप्रैल के पहले दिन से ही नए वित्त वर्ष की टैक्स प्लानिंग में जुट जाता है, ऐसे में सबसे जरूरी है कि निवेश संबंधी कदम शुरू से ही उठाए जाएं। नए वित्त वर्ष में टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न सुधारने की विशेष सुविधा दी गई है। यदि आप किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से आईटीआर भरना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके अपने कुछ चार्जेस भी हैं। दूसरा, राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस योगदान के लिए सेक्शन 80 सीसीडी 2 यानी 80 सीसीडी 2 के तहत आयकर कटौती का दावा कर सकेंगे। इससे उन्हें वह सुविधा हासिल होगी जिसका फायदा अब तक केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी उठाते थे। तीसरा, 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर 1% टीडीएस भी लगेगा, लेकिन टीडीएस का प्रावधान तुरंत न लागू होकर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए एक और कड़ा प्रावधान इंतजार कर रहा है। बजट प्रावधानों में थोड़ा और संशोधन करते हुए सरकार ने व्यवस्था की है कि एक क्रिप्टो असेट में हुए नुकसान को दूसरे असेट के लाभ के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मसलन आप बिटकॉइन में 1 लाख रुपए गेन करते हैं और दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे लकी ब्लॉक या सोलाना में 1 लाख गंवा बैठते हैं, तो इनकम टैक्स भरते समय एक गेन को दूसरे लॉस में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदलाव। 1 अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों, कंपनियों या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के आदेश के मुताबिक 20 करोड़ रुपए सालाना से ऊपर टर्नओवर वाले कारोबारी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करेंगे। ई इनवॉइसिंग के तहत बिलिंग ऑनलाइन और रियल टाइम में होती है, यानी बिलिंग में दर्ज आंकड़े जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज होते हैं। इससे बोगस ट्रेडिंग या फेक बिलिंग की संभावना कम होगी और टैक्स चोरी पर लगाम कसेगी। इसके अलावा जीएसटी में रजिस्टर्ड करीब 1.4 करोड़ कारोबारियों की अलग अलग कैटेगरीज में कुछ नए नियम भी हर साल की तरह 1 अप्रैल से लागू होंगे। प्रोविडेंट फंड के 2 खाते। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएफ पर ब्याज टैक्स फ्री होता है, लेकिन अब ऐसा एक सीमित दायरे में ही होगा, यानी कर्मचारी की ओर से सालाना 2.5 लाख रुपए तक योगदान की रकम पर ब्याज ही कर मुक्त होगा। उससे ज्यादा योगदान के ब्याज पर टैक्स लगेगा। कितनी रकम का ब्याज टैक्सेबल होगा, इसे सरल करने के लिए 1 अप्रैल से पीएफ खाते को 2 भाग में बांटने का प्रावधान किया गया है, यानी जिसके खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान होता है उनके लिए दूसरा खाता भी खुलेगा जो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखें कि 2.5 लाख की सीमा केवल कर्मचारी की ओर से होने वाले योगदान की है, ना कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान मिलाकर। यानी कर्मचारी के मद में अगर 3 लाख का योगदान होता है तो पहले खाते में 2.5 लाख और दूसरे यानी टैक्सेबल खाते में 50,000 रुपए जमा होंगे। सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में योगदान पर कर मुक्त सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। एक बार फिर ध्यान दिला दें कि टैक्स जमा होने वाली रकम पर नहीं बल्कि उसके ब्याज पर लगना है। बैंकिंग रूल्स में भी बदलाव। 1 अप्रैल से जहां कई बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, वहीं कुछ बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी जाएगी। बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा भी बदल दी है। अब इसे 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक सहित कई बैंक्स ने कोविड राहत के तहत स्पेशल एफडी योजना शुरू की है। इसके तहत सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा था। कई बैंकों ने इसे बंद करने की बात कही है। डाक घर स्कीमों में कैश बंद।
डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल से जरूरी होगा कि उन्हें मिलने वाला ब्याज सिर्फ बैंक खाते में ही आए, यानी ब्याज का भुगतान कैश में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स पर ब्याज या तो इंडिया पोस्ट बैंक के खाते में मिलेगा या किसी भी अन्य बैंक के खाते में, बशर्ते कि वह उस स्कीम से ऑफ कोर्स लिंक्ड हो। म्यूचुअल फंड में नो चेक। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए भुगतान भी सिर्फ नेट बैंकिंग या UPI पेमेंट के जरिए हो सकेगा। कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य फिजिकल जरिए से भुगतान नहीं हो सकेगा। फिजिकल पेमेंट के दायरे में चेक और ड्राफ्ट के अलावा ट्रांसफर लेटर्स, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर भी आएंगे, यानी इनके माध्यम से फंड में पैसा जमा नहीं हो सकेगा। होम बायर्स को अतिरिक्त छूट नहीं। पहली बार घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EEA या 80 EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा 1 अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगा। साल 2019-22 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक की कीमत का घर खरीदने वालों के लिए होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए डिडक्शन की घोषणा की थी। बाद में इसे अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 1 फरवरी 2022 को पेश हुए बजट में इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है, यानी ऐसे घर खरीदारों को वित्त वर्ष 2022-23 से इनकम टैक्स में ये एक्स्ट्रा डिडक्शन हासिल नहीं होगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी प्रमोद ने, कैमरा के पीछे है मैं हूं आस्था। देखते रहिए द लंडन टॉक। शुक्रिया।